दूसरे बच्चे तुमको कल बताया गया है ना। पिक्चर बनवा दिया। ओके। और मैंने आपको बताया था कि सिस्टम में क्या क्या करना बोले एक कंपोनेंट बात करो। कंपोनेंट में आपको पेयर ऑफ मिलेगा। ठीक है। ओवरी के अंदर आपको, ठीक है, उसके टॉप ओवरी ओवरी का नंबर कितना आपको है। तो जो ओवरी है, ओवरी आगे चल के इसमें कन्वर्ट हो जाती है ओवी तक। ओवी तक दो, दोनों ओवी तक से जो है क्या बनाती है, कॉमन। ध्यान में रखना ओवी तक का नंबर कितना है और इसका कितना है। कॉमन ओवी तक आगे चल के क्या बनाती है, जेनाइटल अपर्चर के फॉर्म में जेनाइटल चैम्बर में क्या जाती है, चल जाती है। तो ये जाएगी जेनाइटल चैम्बर। ये ध्यान में रखना कि इसका ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं। और जेनाइटल चैम्बर बेसिकली आगे किसके थ्रू ओपन होता है, ये भी बोल सकते हो कि ये टाइप का क्या है, पाथवे। पाथवे जिसका ओवरी से ओवर निकलेगा। आपको मैंने बताया था कि ये जो ओवेरियोल्स है, ठीक है, इनमें इन ओवेरियोल्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। कुछ नहीं कर सकता, ऑलरेडी काफी देर बोल रहा
तुम अपना एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं है ओके कि सर। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा तभी ऐसा है। तो यहाँ से जो है क्या कहते हैं तुम्हारे ये गोवा पे यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको इस तरह से बताया। सर जेनिटल चेम्बर के बाद फिर क्या लिखें? एनस। लार्ज कर लो बच्चे, आप हॉरिजॉन्टल रखे हो स्क्रीन को या वर्टिकल? ये जेनाइटल चैम्बर है, यहाँ पे ही एक स्पर में। ठीक है, तो जो है जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म आके यहाँ पे छोड़ देगा और वो यहाँ पे वहाँ पे चला जाएगा ताकि उसको ठीक है। स्पर्म टीका के जो है क्या कहते हैं, दो पेयर होते हैं, दो पेयर मतलब दो होते हैं टीका, एक बड़ा वाला होता है दूसरी तरफ से। ठीक है, तो ध्यान पे रखना इनका स्पर्म टीका का नंबर भी है, या तो वो बोलेगा वन पेयर या क्या होगा नंबर में। ठीक है, तो यहाँ से जो है स्पर्मेटोफोर आएगा, यहाँ पे जेनाइटल चैम्बर में छोड़ देगा, जेनाइटल चैम्बर से चला जाएगा वो कहाँ पे, स्पर्मेटिका। ठीक है, इधर से जो ओवम आ रहा है वो ओवम बेसिकली क्या करेगा, ओवम आपका आ जाएगा जेनाइटल चैम्बर, और जेनाइटल चैम्बर में जब ओवम आ जाएगा तो ओवम के ऊपर क्या आ जाएंगे, गिरेंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस जेनाइटल चैम्बर में और स्पर्मेटिका दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उससे वो जो स्पर्मेटोफोर अंदर चले गए थे, ठीक है, उससे स्पर्म निकलेंगे। कैसे, अभी अभी स्पर्मेटोफोर पहले कैसा था, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर। कौन कौन सी लेयर थी स्पर्मेटोफोर में, कौन कौन? आउटर लेयर कौन से क्रिएट कर रहा है, मिडिल, मिडिल वाला, इनर, स्मॉल वेसिकल्स मल्टीपल का काम करता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोफोर जो इस तरह का स्ट्रक्चर था, स्पर्मेटिका में जाने के बाद ये सारा क्या हो जाएगा, इसको डिसॉल्व कर जाएंगे, और ये जो ग्लूड स्पर्म है ये सब क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने के बाद ये जो है जो ऊटीका के फॉर्म में, बेसिकली अभी ऊटीका का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो यहाँ से बेसिकली एक लेयर बन जाएगी जिसके ऊपर इस तरह से क्या करेंगे, इसमें नॉट स्पर्म ओ ओ मैंने कहा था ना कि 8 8 का सेट बनाएगा, इस तरह से कितने बना दिए, और इनके ऊपर क्या गिरेंगे, स्पर्म गिरेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। फिर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि हाईली ब्रांच है, ठीक है, शाइनिंग है, ट्रांसपेरेंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो है इसके ऊपर एक सिक्रीशन आएगा जो इसके ऊपर क्या बना देगा, ऊतक। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऊतक बनाएगा, एक्चुअली इसके ऊपर कवरिंग बनाएगा, और ये जो कवरिंग होगी इसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन, एनसीईआरटी लिखता है रेडिश ब्राउन टू डार्क ब्राउन। ठीक है, या ब्लैक ब्राउन। ओके, तो ध्यान में रखना कि ये ऊतक बनेगा। तो बनाओ जरा सा प्रोसेस, मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी है कि क्या हो रहा है। इधर से
मेल अपने स्पर्म को जेनाइटल चैम्बर में छोड़ देता है, जो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, जाके स्पर्मेटिका। मतलब स्पर्मेटिका का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि वो नहीं आ जाता। और वो स्पर्म जो है साथ में जो स्पर्मेटोफोर है उसकी जो कवरिंग है उसको भी निकालना है वहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद जब ओवम आएंगे, यहाँ पे जो ओवेरियोल्स हैं, ओवेरियोल्स से जब ओवम आएंगे जेनाइटल चैम्बर में, तो उनके ऊपर एक हल्की सी नीचे की तरफ नीचे की तरफ इस तरह से साथ साथ में कवरिंग बनती जाएगी। अभी ऊपर की तरफ नहीं बनेगी, ऊपर की तरफ कब बनेगी जब ये स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर देगी। ये पूरा जो सेट है इस तरह से, ये पूरा सेट के ऊपर जो है क्या कहते हैं, फिर बाद में कवरिंग हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया गया, ऊतक, ठीक है। ऊतक का कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन, रेडिश, रेडिश जो है कलर से डार्क ब्राउन या ब्लैक ब्राउन कलर तक, ठीक है, इस तरह का कलर होगा। एक चीज ध्यान देना कि ऊतक की जो है लेंथ दी गई है एनसीईआरटी में, ठीक है, कितना, 3/8 मिली, ठीक है। मतलब कि जो इसका विड्थ होगा वो थीटा दे रहा है, ज्यादातर देखता हूँ तो किताबों में एनसीईआरटी में 3/8 लिखना है, अदरवाइज लेंथ के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो लेंथ आपका जो है ज्यादा 8 मिलीमीटर, उसका बीएससी जो है ये विड्थ, ठीक है। फूड टीका के बारे में आप लिख लो कि फूड टीका के अंदर ये वाले जो एग है बच्चे, कैसे एग है, फर्टिलाइज, ठीक है सर, फर्टिलाइज। अब मेरी आवाज आ रही है जिसको भी बच्चे प्रॉब्लम थी, क्या अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? जब ये फर्टिलाइज एक ये जो फूड टीका बना है, टीका को जो फीमेल कॉकरोच है वो छोड़ देगी। कहाँ पे छोड़ेगी, ऐसी जगह से जहाँ पे थोड़ा सा तो टीका made by female cockroach suitable surface, और वो जो suitable surface है वो might be chances की कोई डिवाइसेस हो, ठीक है, या कुछ और किया हो इस तरह, हाँ डिवाइसेस, जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है। एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया था, मैंने बोल दिया। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, हाई, हाई, हाई टेम्परेचर लिखना। थर्ड फेज के बाद सर ब्रैकेट में वो क्या लिखे सर? डिवाइसेस बेटा, डिवाइसेस एंड थ्रेड। तुम किससे देख रहे हो, किस चीज से पढ़ रहे हो बेटा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट टाइम आंसर भी नहीं मिलेगा बच्चे अगर तुम इस तरह से जो है रिलेक्टेंस शो करोगे। तो कुछ पूछ रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर, आवाज बहुत धीमे से आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं कुछ दे रहा। क्या करूँ यार? जी सर, आवाज बहुत धीरे है। आप अपने सर क्या बोल रहा है, वहां पे आवाज नहीं आ रही है उनको? ये चल तो रहा है पर वो बोल रहे हैं कि हमको आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है, बहुत धीमे आवाज आ रही है।
बाहर जाके सुनना भी यहाँ से टेम्परेचर का मतलब कुछ और ही निकलने लगता है। रिलेटिव हाइट रिलेटिव ऑलरेडी शो कर देता है। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब स्प्रेड हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। जी सर। वैसे मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? जी सर, पहले से बेटर है। अब आ रही है और ज्यादा या उतनी ही है? नहीं सर, ठीक है अब। ठीक है सर। ठीक है, तो जहाँ पे ये ऊ थीटा को छोड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर रिलेटिव हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रिलेटिव हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और जनरली नियर बाई होना चाहिए फूड को, ठीक है, नियर बाई ऑर्गेनिक फूड को, ताकि जब हैचिंग हो तो जो निम्फ निकले उनको बहुत भटकना ना पड़े फूड पे, ठीक है, नियर बाई ऑर्गेनिक फूड। तो ये कंडीशन भी ध्यान में रखना कि जो फूड टीका को कॉकरोच छोड़ता है वो ऐसे प्लेस पे छोड़ता है जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिलेटिवली थोड़ा हाई हो और नियर बाई ऑर्गेनिक फूड हो, ठीक है। अच्छा, एक जो फीमेल कॉकरोच है, एक जो फीमेल कॉकरोच है वो 9 to 10 फूड टीका प्रोड्यूस करती है। कितना? 9 to 10, ठीक है, एक बार, ठीक है, ये एक बार, ये नहीं है कि अपने पूरे लाइफ में, एक बार में वो 9 to 10 ओटिका प्रोड्यूस करती है। और हर एक ओटिका पे कितने 16 to 18 एग्स, मैंने 16 लिखाया है ना यहाँ पे, ठीक है, पर एनसीईआरटी आपका क्या लिखा हुआ है? 16 to 18, ठीक है। अच्छा, अब ठीक आवाज आ रही है? यस सर। अगर ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार में टोटल एग्स कितने प्रोड्यूस हो, तो आप रेंज दे सकते हो कितना, 144 से लेके अप्रोक्सीमेटली सर 9 to 10 ऊथिका के बाद क्या लिखा है आपने? अब दिख रहा है? जी सर। अब ये जो ऊतिका है इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी तो आप यही बोलोगे कि ऊतिका के अंदर बच्चे क्या भरे हुए हैं? फर्टिलाइज्ड। अब ये फर्टिलाइज्ड एग में जब हैचिंग होगी, बेसिकली ऊतिका के अंदर जब हैचिंग होगी, आप ऊतिका को उस तरह से समझ सकते हो जैसे हिल का एग, जिसके ऊपर कैल्शियम की कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे कैल्शियम की कवरिंग नहीं है, ये कवरिंग कुछ क्या है, डिफरेंट है। बट एक टाइम आएगा कि ये फर्टिलाइज्ड एग उस ऊतिका के
बाहर निकलेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और निम्फ जो है क्या कहते हैं, निम्फ में माउल्टिंग होगी, ठीक है। कितने टाइम माउल्टिंग होगी, अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स माउल्टिंग। माउल्टिंग कुछ नहीं है बच्चे, देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल दूं कि ये एक छोटा सा निम्फ है, एक छोटा सा स्टार्टिंग में एक टाइप का निम्फ होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक कवरिंग बनेगी, इसके ऊपर क्या बनेगी, एक। अब क्या होगा कि निम्फ का साइज अंदर से बढ़ेगा, निम्फ का साइज जब बढ़ेगा, सपोज कर लो मैंने बोल दिया कि निम्फ इतना बड़ा होगा, तो ये जब कवरिंग होगी ये क्या होगा, ये फट जाएगी, तो फट के बाहर, ठीक है। फिर दोबारा से इसके ऊपर एक कवरिंग बनेगी, ठीक है। निम्फ का साइज फिर से बढ़ेगा, ठीक है, निम्फ का साइज फिर से बढ़ेगा और वो फिर क्या हो जाएगा, तो कितनी बार चलता है, 13। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा, उसके अंदर कुछ कुछ जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते जाए, ठीक है, आते जाए। तो ध्यान में रखना कि 13 टाइम्स माउल्टिंग होगी, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्या बन जाएगा, इमेगो। और इमेगो ही क्या है, पेटल, पेटल। ओके, एक चीज यहाँ पे हेडिंग डाल देना जरा सा, डेवलप, ठीक है। और अच्छा, एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में कॉकरोच का जो डेवलपमेंट है उसको क्या लिखा हुआ है, पारो मेटा, पारो मेटा, ठीक है, ये पारो मेटाबोलस को आप ये भी बोल सकते हो कि डेवलपमेंट कैसा है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, ठीक है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकता है फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज हो रहा है, फिर किसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, निम्फ के बारे में एनसीईआरटी ने एक चीज क्या लिखी है एनसीईआरटी, कि निम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पेटल, ऑलमोस्ट सिमिलर टू, एक्सेप्ट विंग्स एंड, उनमें विंग्स नहीं होंगे एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों के दोनों आपके अब्सेंट होंगे। ध्यान में रखना, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी सब पूछेगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट लास्ट में इतना हो जाएगा कि ये भूलेगा। इसलिए क्या करो कि 25 टाइम्स 30 टाइम्स रिवीजन करना है, तो मैक्सिमम टाइम अभी कर डालो, ठीक है। जब सिलेबस क्या है अभी आपका, कम सिलेबस, तो ये बार बार निम्फ क्या कर रहा है, माउल्टिंग कर रहा है, तो जो सेकंड लास्ट निम्फ है, मतलब कि 12th वाला, 12th, आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द सेकंड, दिस इज सेकंड लास्ट, ओके। इसमें क्या पाए जाते हैं, विंग्स, विंग्स पैड पाए जाते हैं, विंग्स, यही विंग्स पैड विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन एडल्ट, एडल्ट में यही विंग्स में कन्वर्ट हो, यहाँ पे डमरू कौन बजाता है, यहाँ तो मदारी बजाता है, सही नहीं आप, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ तो अच्छा, मुझे लग रहा है बच्चे मैंने कंप्लीट कर दिया आपका कॉकरोच, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे, मैं एक बार जस्ट ओवरव्यू देता हूँ 5-7 मिनट कि जब आप रिवीजन करने बैठते हो या कंटेंट पढ़ते हो, तो आपको कंटेंट पढ़ते समय क्या करना पड़ेगा,
आपको मेन मेन हेडिंग्स पहले याद करनी है, दिमाग ले जाना है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में कौन कौन सी मेन। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हो गया ना, कॉपी कर लिए साथ में। तो जब आप पता लगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट देखोगे, इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, टिश्यूज के। ठीक है, अब टिश्यूज का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, 4 टाइप के टिश्यूज, ब्रॉडली जाओगे सीधे 4 टाइप के टिश्यू, एपिथेलियम, आपका कनेक्टिव, आपका मस्कुलर एंड आपका नर्वस। ठीक है, फिर आप सीधे आ जाओगे किस पे, एपिथेलियम। आपको पता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कवरिंग बनाएगा या लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, एक्सपोज सरफेस पे प्रेजेंट होगा, चाहे इनर साइड से प्रेजेंट हो चाहे आउटर साइड से प्रेजेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे कि आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड। और ये भी पता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट होती है तो आप बोलते हो सिंपल है, और कई सारी लेयर प्रेजेंट होती है तो आप बोलते हो कंपाउंड। ओके, अब सिंपल पे जब जाओगे तो आपको पता है कि इसमें 3 टाइप्स के मिलेंगे। सिंपल में आपका मिलेगा एक जो स्क्वैमस है, दूसरा आपको मिलेगा क्यूबॉइडल है, और तीसरा आपको मिलेगा कॉलिनियस। ठीक है, और सिंपल वाले में आपको पता है यहाँ पे फ्लैट सेल्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो भी अप्रोक्सीमेटली, या यू कैन से नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा एग्जाम्पल सबसे चीजें में भी बोला था, इसके लिए तो होता था। ठीक है, इसको है ना आउटर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम। ठीक है, इसके बाद एल्वेलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, और आपका कॉमन कैप्सूल। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हो तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो थिन लूप ऑफ है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग, जो बिल्कुल थिन वाला पार्ट है, तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, यही वाली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। एक चीज और है इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में मेनली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, या एक और चीज बोल सकते हो, जहाँ पे स्मूथ सरफेस की जरूरत। ठीक है, जैसे मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स में जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, तो अगर वहां पे रफ सरफेस होगी तो क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्शन बढ़ेगा, वहां पे तो डैमेज कर देगा। तो वहां पे किस तरह की प्रेजेंट होती है, इसी तरह कार्डियक में भी है। ठीक है, मतलब आपका क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम वगैरह एंड विसरल एंड जो है, ठीक है, वहां पे सेम स्टोरी। ठीक है, तो जहाँ स्मूथनेस की जरूरत पड़ेगी वहां पे भी आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। इसके बाद जब आप आओगे क्यूबॉइडल में, तो क्यूबॉइडल की शेप तो आपको पता है, ट्यूब लाइक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहीं आप सेक्शन में बताओ, 2 डायमेंशनल सेक्शन में, ट्रांसफर सेक्शन में कैसे दिखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन में तो आपको पीछे का पार्ट नहीं दिखता ना, तो बोलोगे स्क्वायरिश है। इसका जो न्यूक्लियस है कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है। दैट मींस कि न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है सेल के ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। दैट मींस कि इस तरह की सेल्स आपके सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, और साथ में उसमें कहाँ पे, जहाँ पे सेल्स जो है एक्टिवली डिवीजन में इन्वॉल्व हो, लाइक वो जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टिस, तो इस तरह की जगह पे पार्टिसिपेट करेगी। फंक्शन मैंने बोल दिया, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये फंक्शन है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो ध्यान दे लेना। जैसे ग्लैंड्स हैं, थायराइड फाइलिकल्स, आपकी पैनक्रियाटिक एसिनाई। ठीक है, इसके बाद आपका नेफ्रॉन, पीसीटी। ठीक है, डीसीटी भी। ठीक है, हाँ चलो, जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ पे, क्या बता रहा है, कहाँ पे, हाँ वो तो मैंने सब बोल दिया, सब बोल दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 चीजें बहुत मेंशन है, पीसीटी मेंशन है, दूसरा ग्लैंड्स मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन मिलेंगे। मॉडिफिकेशन में 2 मॉडिफिकेशन आप बहुत अच्छे से याद रखना। एक जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो ये नेक, ये जंक्शन बिटवीन द कॉमन कैप्सूल एंड द पीसीटी, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें सीलिएटेड होती है, उनमें क्या होते हैं, सीलिया, ताकि यहाँ से जो फिल्ट्रेट बना है उसको आगे की तरफ पुश कर दे। मैंने पहले बताया था सीलिया का काम क्या है, पुश फोर्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो है मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी इसमें।
और दूसरा यहाँ पे जो पीसीटी है, पीसीटी में बेसिकली क्या होता है, ब्रेस्ट बॉर्डर, तो ये भी क्या होती है, क्यूबॉइडल होती है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ध्यान में रखना है चीज, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुमको बताया थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होता है, आपका जो है क्या कहते हैं एसिनाई, पैंक्रियाटिक एसिनाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, अगर कुछ होंगे बहुत सारे और एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा रखे हैं। तो ये सेकंड हो गया है आपका क्यूबॉइडल, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चे वो कैसा होगा, सेंटर पोजीशन पे होगा और राउंड होगा, सात राउंड दिखाया नहीं है, ना हो लिखा हो तो देख लेना, ठीक है। क्यूबॉइडल पे देखोगे, सॉरी कॉलमनर पे देखोगे तो कॉलमनर में सेल्स कैसी हैं, पिलर लाइक या कॉलम लाइक, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस में, और वो भी कैसा होता है, थोड़ा सा इलांगेटेड या ओवल टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका भी काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में तो है ही, साथ में ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा हो गया ये किससे, क्यूबॉइडल के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा, ठीक है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपकी एलिमेंट्री कैनाल पे मिलेंगी, स्पेशली किस रीजन में मिलेंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन वाले रीजन, जहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड या बेस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा जो एपिकल एंड, इस वाले एंड को क्या बोलते हैं, एपिकल एंड, यहाँ सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, एपिकल एंड वाले पार्ट पे होता है, ठीक है। और कॉल्यूमिनर सेल पे ही सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन दिखेगा आपको, ज्यादा क्यूबॉइडल पे भी ज्यादा नहीं दिखेगा। इसको एमएस में तो एपिकल सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नजर ही नहीं आएगा, कुछ क्यूबॉइडल में नजर आएगा और ज्यादातर कहाँ पे नजर आएगा, कॉल्यूमिनर में नजर आएगा, ठीक है। तो बता दिया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, आपका स्टमक में है, इस तरह की जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो मॉडिफिकेशन है उसको देख लेना एक बार कि कहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर प्रेजेंट है, कहाँ पे ग्लैंडुलर प्रेजेंट है। तीन मॉडिफिकेशन दिखाए थे मैंने, कौन से, एक में सीलिया सिलिएटेड, दूसरा आपका ब्रेस्ट बॉर्डर, और तीसरा आपका माइट चांसेस की ग्लैंड। तो ग्लैंड ऑलवेज कहाँ पे बनेगी, कॉल्यूमिनर पे बनेगी, ये कभी भी क्यूबॉइडल पे नहीं बनेगी, ऑलवेज कहाँ पे बनेगी, बाकी आपको सीलिया या ब्रेस्ट बॉर्डर आपको एक बार क्यूबॉइडल पे मिल जाएगा, ग्लैंड कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो इसके अलावा सिंपल में ही एक टाइप की और है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। हाँ, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या है, बाई लेयर न्यूक्लियस के दिखते हैं, ठीक है। ये आप ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियस की दो लेयर, सॉरी न्यूक्लियस का बोल रहा हूँ, सेल्स की दो लेयर नजर आती है। वो क्यों नजर आती है, क्योंकि एक चीज तो आपको पता ही है कि ये किसके ऊपर लाई करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के, बेसमेंट मेम्ब्रेन के तो लेवल से, ठीक है। बट यहाँ पे साइज जो है सेल का क्या करने लगता है, वो वेरी करने लगता है, ठीक है। साइज सेल का इस तरह से वेरी करने लगता है, ठीक है। तो जो सेल बेसिकली छोटी है उसका न्यूक्लियस और नीचे चला जाएगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे रह जाएगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ। तो ऐसा लगेगा कि दो लेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाई लेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट मींस कि सेल्स क्या है, दो लेयर की, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट जो है साइज के बेस पे है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड देखने को मिलेगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ब्राउन हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन चैट में ये लिखा हुआ है, हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड, ठीक है। तो ये हो गया, और नेक्स्ट चलते हैं। तो कंपाउंड इससे सिंपल खत्म है आपका, कुछ कुछ चीजें होंगी तो आप इतना तेज चलोगे, मेरा कहने का मतलब ये है। कंपाउंड में आपको पता है कि मोर देन 2 या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है, वो हो गया। कंपाउंड में आपको दो टाइप के देखने को मिल सकती हैं, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसको आप स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हो, कहाँ पे पाई जाता है, यूरेथ्रा वाले पार्ट में पाया जाता है, स्पेशली प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेचेबल है मतलब कि स्ट्रेच कर सकते, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो बेस लेयर है, आपको मैंने बताया था ना कि बेस लेयर क्या है, बेस लेयर मतलब, बेस लेयर का मतलब आप डीप लेयर बोल सकते हो। दो लेयर होगी अगर ये कंपाउंड एपिथेलियम, तो सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली, इसको सुपरफिशियल बोलते हैं, इसको डीप लेयर बोलते हैं, बेस के पास वाली लेयर बोलते हैं, ठीक है। बेस लेयर में बोल रहा था, तो जो है क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था, हाँ, कि ये जो इसकी जो सबसे डीप लेयर है, डीप लेयर इसकी क्यूबॉइडल है, ठीक है। डीप लेयर इसकी क्यूबॉइडल होती है, और ऊपर वाली लेयर जो है इसका ऑलमोस्ट ओवल टाइप का होता है, आप इसको एमएस नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट ओवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में सेल्स प्रेजेंट है वो होती है स्ट्रेचेबल, तो ये स्ट्रेच कर सकता है, ये स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है।
एपिथेलियम इज आल्सो प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर। तभी इसी वजह से क्या होता है कि उसमें यूरिन स्टोर होता रहता है, तो उसका साइज बढ़ता चला जाता है, एक लिमिट तक वो बेसिकली स्टोर कर सकता है। ठीक है, फिर जैसे ही इसके स्ट्रेच रिसेप्टर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसमें, वो जैसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि नहीं ये तो काफी स्ट्रेच हो चुका है, तब जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा ब्रेन को। ठीक है, मिडला वगैरह को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तब समझ में आएगा कि नहीं यूरिनेट करना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा इसके ये जो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, इसके पास में एक स्फिंक्टर होता है, ये वाला, इसको इनर स्फिंक्टर कहते हैं, और एक आगे की तरफ स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये तो इनवॉल्यूंटरी होता है। ठीक है, पर ये जो उसके आगे वाला है वो वॉलंटरी होता है, तो आप कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो बच्चों में नहीं होता, वो कंट्रोल बच्चों के पास नहीं होता स्टार्टिंग में। बाद में जो है क्या कहते हैं, पहले इनवॉलंटरी होता है, बाद में वॉलंटरी। दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके स्किन में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनर सरफेस में जैसे बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस है, फेरेंजियल रीजन है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो स्किन वाली है, मतलब जो आपका स्ट्रेटिफाइड है, दो टाइप की है, एक केराटिनाइज्ड और दूसरा नॉन केराटिनाइज्ड। तो स्किन वाली केराटिनाइज्ड है, उसमें वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो ऊपर वाली लेयर कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, जबकि जो अंदर बक्कल कैविटी में लेयर प्रेजेंट है वो नॉन केराटिनाइज्ड है, उसकी अपर लेयर कैसी होगी, लिविंग टाइप होगी। तो ये हो गया जस्ट। ठीक है, सिंपल के बाद आप सीधे जाओगे, सिंपल कह रहा हूँ, एपिथेलियम के बाद सीधे जाओगे आप कनेक्टिव, या कनेक्टिव से पहले एक और आपका टॉपिक रह जाता है, क्या, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन बेसिकली किसके मॉडिफिकेशन से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बना है। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकेज बिटवीन द नेबरिंग सेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको 3 टाइप के जनरली जंक्शन देखने को मिलेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन। कौन से, एक आपका टाइट जंक्शन है, दूसरा है आपका एडहेरिंग जंक्शन है, और तीसरा आपका गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जाहिर सी बात है कि जो सब्सटेंस का लीकेज है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको क्या करता है, वही करता है ना। हाँ ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग की तरह काम करता है, और गैप जंक्शन क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन नेबरिंग सेल्स। ठीक है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। टाइट जंक्शन को जोनुला ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं, नहीं लिखाया तो लिख लेना, जोनुला, वैसे पूछेगा नहीं बच्चे, एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है, जोनुला ऑक्लूडेंस। ठीक है, जो एडहेरिंग जंक्शन है उसको बोलते हैं डिस्मोसोम से एक टाइप का एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, तो जैसे इसका हाँ, इसमें 3 है, एक मैकुलर एडहेरेंस है, दूसरा डेस्मोसोम से, तीसरा हेमीडेस्मोसोम से। बट इतना डीप में जरूरत नहीं है, गैप जंक्शन बस एक फंक्शन जानते रहे। ठीक है, इतना ही पूछेगा। एक इंटरडिजिटेशन भी प्रेजेंट होता है, तो इंटरडिजिटेशन क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंटरडिजिटेशन आपका यूरेथ्रा वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आओगे आप कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो है बॉडी के अंदर कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद जब आप कनेक्टिव टिश्यू में आगे की तरफ चलोगे, या आपको मैं पहले ही बोल दूं कि कनेक्टिव टिश्यू में जो है क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। कौन से, हाँ, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, सेल्स, फाइबर्स एंड, ये जो सेल्स हैं यही क्या सिक्रिएट करती है जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में जाओगे, फिर कनेक्टिव टिश्यू में पहुंचोगे, तो फिर कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड है, लिम्फ देखने को मिलेगा, जहाँ की जो मैट्रिक्स है उसका, उसकी सेल अपनी सिक्रीट नहीं करती। ठीक है, उसका उसका मेजर पार्ट कहाँ से आता है, वो मेजर पार्ट ब्लड का क्या, वाटर, वाटर को सिक्रीट नहीं किया जाता किसी से। ठीक है, ओके, और जो बाकी का कंपोनेंट है जैसे प्रोटीन्स वगैरह है, उसकी वो प्रोटीन सब लीवर से आती है, इसकी अपनी सेल सिक्रीट नहीं करती है। चलो ठीक है, वो तो जो सेल्स हैं बेसिकली, इनके साथ कनेक्टिव टिश्यू मेजर सेल्स आपकी एक है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली क्या करती है, फाइबर और मैट्रिक्स को करती है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, दैट मींस कि इसमें डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी होती है, तो किसी और सेल में चेंज हो जाती है। कौन सी, जैसे कार्डियक सेल में उसमें कार्टिलेज में जाओगे तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, और उसमें जाओगे बोन्स में तो ऑस्टियोब्लास्ट।
ओके, तो ये चीज है। इसके बाद ये आपका सेल है, ऑलमोस्ट है तो ओवल सेल, पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें निकल आई है प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस निकलने की वजह से इस तरह से ओवल, इसका न्यूक्लियस भी कैसा होता है, ऑलमोस्ट ओवल टाइप का होता है। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है लार्जेस्ट सेल है, मोस्ट अबेंडेंट सेल है, ये तो सारा दिखाई दिया था, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सीधे आओगे दूसरी सेल्स है, दूसरी इंपॉर्टेंट सेल्स है एक मैक्रोफेज। ये क्या है बच्चे, फैगोसिटिक सेल्स, मास्ट सेल भी बाद में देखेंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस भी खूब पाई जाती है, ये मोस्ट अबंडेंट है। इसके बाद आपको मैक्रोफेज, मास्ट सेल खूब पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, फैगोसिटिक सेल्स है। मैंने डिफरेंट टाइप की फैगोसिटिक सेल्स डिफरेंट टिश्यूज पे लिखा रखी हुई है। जैसे ब्लड में आपको, ब्लड में उसी को मोनोसाइट बोलते हैं, टिश्यू में मैक्रोफेज बोलते हैं, हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ब्रेन पे जाओगे तो परकिंजे सेल बोल देंगे जाके, नर्वस में जाओगे तो ग्लियल सेल्स बोल देंगे जाके, न्यूरोग्लिया ग्लियल सेल्स। ठीक है, इस तरह से है कहानी। ठीक है, मैक्रोफेज में देखोगे तो अमीबॉइड शेप है इसका। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस देख लेना, मुझे भूल गया सच, हाथ टू शेप है क्या, तीन शेप। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रोफेज की स्टोरी। इसके बाद आपका मास्ट सेल है, जो कि एलर्जी एंड किसमें पार्टिसिपेट करता है, इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये भी सेल का शेप एक्चुअली ये बेसोसेल के मॉडिफिकेशन से बनी है, तो इसका भी शेप कैसा है, अमीबॉइड शेप है। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्पिंडल टाइप। ठीक है, स्पिंडल टाइप का न्यूक्लियस है। आपको एनसीईआरटी में ऐसा लिखेगा, लूप्ड जैसा देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना। ठीक है, हाँ वैसे ही दिख रहा है। तो वो चीज है मास्ट सेल के बारे में। कुछ कुछ सिक्रीशन, बच्चे मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, मुझे देखा कम से कम चीज जो है ना 30% बच्चा इधर उधर अपने काम में लगा, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, मैं बड़ी काम की चीज बता रहा हूँ, फिर बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि मास्ट सेल से कुछ सिक्रीशन निकलते हैं, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ठीक है, निकलता तो ब्रैडीकाइनिन भी है, पर एनसीईआरटी में बहुत मेंशन नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। जिसमें से सेरोटोनिन क्या है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, उससे उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ओहो क्या बात, डिक्रीज करेगा। तो जब भी कहीं आपके बॉडी में कट लगता है तो कौन सा सिक्रीशन मसल का काम करेगा, सेरोटोनिन। वो क्या करेगा, वो सिक्रीशन, वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, वेसो डायलेटर का काम करता है। ठीक है, तो जब कहीं कुछ इंजरी होती है तो उस समय वो क्या होता है, फिर मान लो किसी ने आपकी चपेट मार दी होगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ असर होगा, या कट लग गया कहीं थोड़ा सा, कट, कट गलत बोलो, चोट ही बोलो, कहीं पे कुछ इंजरी हुई है जहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं, ये हिस्टामिन पहुंचेगा और वहाँ पे क्या कर देगा, ब्लड को डायलेट, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ताकि वहाँ पे कुछ कुछ ब्लड पहुंचे, कुछ सेल्स पहुंचे। ठीक है, जो अपना इंफ्लेमेशन में काम करें जाके, या कोई कोई सपोज कर लो इन्फेक्शन हो रहा है, कोई चीज काट दी आपको, ठीक है, तो उन सब स्टोरी वही सारी। ठीक है, तो मास्टल में ध्यान में रखना। बाकी हिपेरिन है, एंटीकागुलेंट की तरह काम करता है। बहुत सारे और भी एंटीकागुलेंट हैं जिसके सोर्स ह्यूमन, मतलब अदर अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे आपका क्या है, यस, हीरोडिन एरिया में हीरोडिन होता है, आपके मच्छर में प्लाज्मिन होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से ही बना क्या, फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम स्पीसीज है जो कि मलेरिया फैलाता है, डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, तो प्लाज्मिन, प्लाज्मिन क्या है, एंटीकागुलेंट है। इसके बाद प्लांट से सोर्स है, जैसे वारफेरिन। ठीक है, चलो इससे आगे बताना होता है, तो मैं ब्लड काउंसलिंग से कराता हूँ। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको एडिपोसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे कि फैट स्टोरेज होता है। ठीक है, मोनोलैकुलर हो सकती है, मल्टीलैकुलर हो सकती है, कॉइन शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनका। ठीक है, व्हाइट फैट सेल्स मोनोलैकुलर होती है, ब्राउन फैट सेल आपकी जो इन्फेंट होता है उसमें कौन सी फैट स्टोर होती है, ब्राउन फैट स्टोर होती है। जो ब्लबर है उसमें कौन सी प्रोटीन स्टोर होती है, व्हाइट। मतलब बहुत अच्छा, गुड। तो आपका जो है क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स के बाद एक आध सेल कोई छूट रही है, मुझे ध्यान नहीं है, तो चलो हो गया। फाइबर्स आपके जो है कोलेजन है, इलास्टिन फाइबर हो, कोलेजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फाइबर्स में सॉरी इलास्टिन में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। बस आगे निकलते हैं। हाँ, रेटिकुलेट, तुम्हारे सिलेबस में कहीं कहीं पे कुछ डिस्यूज हैं,
जैसे ओवेरियन स्टोमा, ठीक है, कुछ किडनी का पार्ट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक दिन और कोई पार्ट बताया था मैंने, मुझे भी याद नहीं था, तो वहाँ पे पाया जाता है। मैट्रिक्स पे आओगे तो मैट्रिक्स बेसिकली किसका बना हुआ है, एल्रोनिक एसिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। एल्रोनिक एसिड मैंने बताया था नैग एंड ग्लूकोयूरानिक एसिड से मिलकर बना हुआ, ठीक है। और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के आप टाइप्स पे आओगे, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में देखोगे तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर स्क्रू कनेक्टिव टिश्यू, इसके अलावा आपको सॉरी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें स्केलेटल एंड वेस्कुलर है या फ्लूइड है। स्केलेटल में आपको दो टाइप के मिलते हैं, कौन से, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। वेस्कुलर में आपको दो टाइप के मिलेंगे, ब्लड एंड लिम्फ, जो कि मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे पढ़ाना ही नहीं है। आप जब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आओगे तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स, सारी यही चीजें प्रेजेंट होगी जो मैंने बता दिया। दो टाइप का कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आप बोल सकते हो, कौन कौन से, कौन सा, डेंस एंड लूज। लूज पहले तो मैंने पढ़ाया ना, तो चलो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको जो है दो बार, लूज में मतलब जो है जो सेल्स एंड फाइबर्स का जो, सॉरी फाइबर्स एंड मैट्रिक्स का जो वो है कॉम्बिनेशन है, उसमें फाइबर्स कम होंगे, मैट्रिक्स ज्यादा होगा, तो वो लूज हो जाएगा अपने आप। उसमें से पहला कौन सा है, एरियोलर। एरियोलर का मतलब क्या है कि वो टिश्यू जिनके बीच में खूब सारा स्पेस प्रेजेंट हो गया, इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, एरियोली बोलते हैं। सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स वैसे ही मिलेंगे वहां पे, ठीक है। फाइबर्स में आपका ज्यादा फाइबर जिस कंपोनेंट का, मतलब अगर कोलेजन फाइबर है तो थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा, और ठीक है, फिर भी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एरिकुलर में दोनों प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन का थोड़ा सा प्रपोर्शन ज्यादा होता है, वो हो गया। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, रेगुलर डिसीज के आप एग्जाम्पल देख लेना। सबसे पहला एग्जाम्पल स्किन के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, हाँ, पेनिकस कानोसिस को बोलते हैं। तो टीना सबक्यूटेनियस, सॉरी टीला 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 सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेना आप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा आपका एडिपोज है। एडिपोज में फैट स्टोर होता है, वो प्रोटेक्शन शॉक ऑब्जॉर्बेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आप जाओगे किसमें, डेंस में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप रेगुलर है, इरेगुलर। डेंस रेगुलर में जाओगे तो देखो, डेंस रेगुलर में जो अरेंजमेंट है फाइबर्स का वो बिल्कुल एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर्स में अगर आपका कोलेजन प्रेजेंट है तो कौन सा बनाएगा, वाइट फाइबर्स कनेक्टिविटी। और अगर इलास्टिन प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल बताओ जो, डेंस इरेगुलर में जाओगे डेफिनेट नहीं होता है। अगर कोलेजन प्रेजेंट है तो डेंस इरेगुलर में टाइप्स नहीं है क्या, वहां पे भी। अच्छा, टेंडॉन्स किससे बिलोंग करता है, वर्ड से बिलोंग करता है। और लिगामेंट, टेंडन का काम क्या है, और लिगामेंट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज ओवर है, ठीक है। आगे आप आओगे बोन्स एंड कार्टिलेज पे। तो बोन्स में आपका सेल फाइबर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, बट फाइबर का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है पर कम होता है। तो बेसिकली हम बात किसके ऊपर करते हैं, सेल्स एंड मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि हार्ड है और इनपेलिएबल। इनपेलिएबल का मतलब इलास्टिसिटी टाइप की चीज नहीं होती है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट या आपको आपका बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना रहा है वो कौन बना रहा है, बोन्स बना रहा है, ठीक है। मूवमेंट में हेल्प करती है अलॉन्ग विद मसल्स, ठीक है। तो जो बोन्स है बेसिकली आप देखोगे कि बोन्स में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक ओस्टियोब्लास्ट के ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल है, फिर ओस्टियोब्लास्ट सेल है, फिर आपका जो है क्या कहते हैं ओस्टियोसाइट्स है, और ओस्टियोब्लास्ट है। तो जिसमें मैंने आपको ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल के बारे में नहीं बताया, सीधे आपको बुलाया ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियो, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली क्या बनाती है, ओस्टियोसाइट, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। तो जो फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, बेसिकली मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल है। ग्रोथ कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, ठीक है।
बोन्स में जाओगे तो बोन्स के स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे जाओगे, लॉन्ग बोन्स जिसमें से जो है बीच वाला पार्ट एपिफाइसिस से किनारे वाले पार्ट क्या है, डायफाइसिस। ठीक है, डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में यंग, हाँ सॉरी, हाँ बीच वाला पार्ट डायफाइसिस है जिसको आप सांप बोलते हो, किनारे वाले जो है आपके एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का जो वो है, इन केस ऑफ यंग सेल वो क्या है, इन केस ऑफ यंग सेल सॉरी यंग बोन, मेटाफाइसिस, मेटाफेजिक प्लेट, कौन सी प्लेट पर, एपिफिजियल प्लेट प्रेजेंट होती है, एपिफाइजियल। एपिफाइजियल क्या करती है, इलांगेशन ऑफ बोन पे हेल्प करती है। ठीक है, ओके छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। अच्छा नहीं, थोड़ा सा रुको, कि जो एपिफाइसियल वाला पार्ट है वहाँ पे ट्रेबिकुली प्रेजेंट होती है, और ट्रेबिकुली के अंदर कौन सा बोन मैरो भरा हुआ होता है, रेड बोन मैरो किस चीज पे पार्टिसिपेट करता है, सेल, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में या हेमाटोपोइसिस में फॉर्मेशन करता है, हेल्प करता है। येलो बोन मैरो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डायफाइसिस की बोन, जो मैरो कैविटी, ठीक है, उसमें क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। किस टाइप की फैट स्टोर होती है, व्हाइट फैट स्टोर होती है। ठीक है, इसके बाद अगर बोन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो बोन का स्ट्रक्चर और तो सब तो ठीक है, आपको पता है। बीच में कुछ हेवल्सन सिस्टम पाया जाता है जिसमें हेवल्सन कैनाल होती है। जो मैट्रिक्स है वो किस तरह फॉर्म है, कंसेंट्रिक लेयर्स, जिनको आप लैमली बोलते हो। उसमें जो ओस्टियोसाइट है उसके साइड में खूब सारी प्रोसेसेस निकलती हैं। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके चारों तरफ ये जिस खाली स्पेस पे प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हो, लैकुना। लैकुना की जो प्रोसेसेस हैं उनको क्या बोलते हो, किस चीज पे हेल्प करती हैं, कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये सारा कुछ हो गया, और इसके बाद आप आ जाओ सीधे कॉकरोच पे। ठीक है, कार्टिलेज का भी देख लेना। ठीक है, कॉकरोच पे आओगे आप, तो कॉकरोच पे आपने क्या देखा कि दो टाइप की स्पीसीज, वैसे तो चार टाइप की स्पीसीज इंडिया में कॉमन है, पर दो मैंने बताई है। एक आपको प्लेनाटा अमेरिकाना, और दूसरा प्लाटा ओरिएंटलिस। इंडियन स्पीसीज है, नेटिव टू इंडिया है ओरिएंटलिस। ठीक है, ओरिएंटलिस का साइज छोटा होता है और प्री प्लेनाटा का बड़ा होता है। तो आप ज्यादातर जो टाइम पे देखते हो बड़ा वाला वो प्री प्लेनाटा है। ठीक है, एक छोटा भी कॉकरोच दिखता है इतना सा। हाँ, रात में तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, वो है ही नॉकटर्नल, तो वो चीज़ है। इसके बाद आप देखोगे कि साइज कितना, मेन साइज पे ध्यान देना। एक एवरेज साइज दिया हुआ है सबका 3 इंच, और एक प्रेनी प्लांटा का साइज दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ोगे जो है क्या कहते हैं, फिर उसको उसको हाँ, कलर ध्यान उसको हटाओ। जब आप जो है क्या कहते हैं मार्फोलॉजी वाले पार्ट पे जाओगे तो मार्फोलॉजी में देखोगे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। हेड से कंपाउंड आई एराइजेज है, एंटीना एराइजेज। बच्चे सो गए यार, सो गए, नहीं मजा आ रहा है क्या, आगे चैप्टर पे सीधे पहुंच जाओ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि एक इतने बड़े चैप्टर को आप इतने कम टाइम पे रिवीजन कैसे कर सकते हैं? पर उसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। आप ईडल होगे काम करोगे ना तो नहीं हो पाए। ईडल का मतलब ना आराम से किताब खोल के देख रहे हो, नहीं होगा, रिवीजन कर ही नहीं सकते बच्चे। इतना टाइम, टाइम का ही तो नीट के एग्जाम में इंटेलिजेंस तो उतना वो ही नहीं। नीट के एग्जाम हार्ड वर्किंग एंड क्या कहते हैं एक्टिव स्टूडेंट का हो रहा है, स्मार्ट स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंस वाला काम नहीं है। आपके छोटे छोटे बेसिक्स बस क्लियर हो, दैट्स इट। इसी वजह से ऑनलाइन मार्केट में सबसे पहले किसको पकड़ा, नीट स्कूल, क्योंकि उनको अंदाजा लग गया था कि नीट को ऑनलाइन आप क्रैक करवा सकते हैं। देखो क्यों नहीं पकड़ रहे, देख लिए क्यों नहीं बहुत एडवर्टाइजमेंट। एक बार मार्केट खुलने तो दो, जेई ठप हो जाएगा ऑनलाइन कोचिंग से। क्योंकि जेई में आप अनटिल अनलेस क्लास बोर्ड पे नहीं, इवन इसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ है, क्या छोड़। तो मैं तो ये बता रहा था कि आप एक्टिव होकर रिवीजन कैसे करें। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ही आपको पता है, जो एग्जाम में आने वाली चीजें होती वही आपको याद रहती है। ठीक है, 90%, वो जो 10% है उसी को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जो 10% आप जनरली भूल जाते हो, ठीक है, उसी को आपको कंप्लीट करना है। माइट भी चांसेस कई बार आपका लक खराब हो जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट, हाँ होता है। ठीक है, तो आपको वही चीज करना है। तो मैं क्या बता रहा था कि कॉकरोच पे आप देखोगे हेड करेक्ट एब्डोमेन, हेड में जो है कंपाउंड आई प्रेजेंट है, पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट है, और माउथ पार्ट प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई में ओविटिडिया प्रेजेंट है, जिनको आप फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आई बोलते हो। ठीक है, हाँ हेक्सागोनल शेप है उसका, और मोज़ेक विजन बनाता है
मोजैक विजन, अच्छा हाँ बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि मोजैक विजन बच्चे डे लाइट पे होता है, ये मैंने लिखा रखा है, ठीक है। पर कॉकरोच है क्या, नॉकटर्नल। तो कॉकरोच में एक्चुअली जो दूसरी वाली विजन है जिसको जो डिम लाइट में होती है, ठीक है, वो मिसिंग है, इसमें नहीं होती। वो ऑसिलस सिंपल आई प्रेजेंट जरूर है, बट वो शायद पार्टिसिपेट नहीं करती है, मुझे उतना उतना डीप से पता नहीं। ठीक है, तुम्हारे लेवल का चीजें मैं बता रहा हूँ कि हाँ कुछ ऑसिलस है, वो मुझे पता है, ऑसिलस उसमें पाया जाता है, ठीक है। वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है या क्या है वो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है उसका। मैं आपको आपके काम की चीज बता रहा हूँ। ये नॉकटर्नल है, और इसमें इसमें जो है क्या कहते हैं, और मैंने आपको दिखा रखा कि मोजैक विजन आपकी जो है वो किसमें पार्टिसिपेट करती है, डे टाइम। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोजैक विजन ही है, यहाँ पे मोजैक विजन ही है। मोजैक विजन का मतलब भी मैंने समझा दिया था, क्योंकि जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं, इतनी छोटी छोटी यूनिट है, इतनी छोटी छोटी यूनिट है, हर एक आपका छोटा छोटा इमेज बना लेगा, बाद में वो क्या कर देंगे, क्लब करके एक पूरी इमेज आ जाएगी, तो उसको मोजैक विजन बोलते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये याद रखना कि कॉकरोच में मोजैक विजन पाई जाती है, ठीक है। साथ में जो है क्या कहते हैं, आप एंटीना वाले पार्ट पे जाओगे, फिलीफॉर्म एंटीना प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीना में कुछ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिनका काम क्या है, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, ठीक है। सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका माउथ पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स में आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट है, एक लेब्रम, एक लेबियम। लेब्रम इज अपर लिप, लेबियम इज लोअर लिप, वन पेयर ऑफ मैक्सिला, वन पेयर ऑफ मैंडिबल, और एक हाइपोफेरिंक्स व्हिच इज एक्ट लाइक टंग, टंग लाइक है। ओके, ठीक है, तो वो हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे चलोगे सीधे कहाँ पे, अच्छा ये देख लेना, माउथ जो है कैसा है, बाइटिंग है, चिविंग टाइप का, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, उसका एनाटॉमी, नहीं एनाटॉमी से पहले आप आ जाओ उसके थोरैक्स पार्ट पे। थोरैक्स पार्ट से तीनों पार्ट से क्या निकलता है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तीनों से क्या निकलते हैं, लेग्स। लेग्स कहते हैं जॉइंटेड लेग्स है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि लेग्स में कितने पार्ट हैं, एक कॉक्सा है, प्रोपेंटर है, इसके बाद आपका हाँ फीमर, टिबिया, टार्सस, एंड उसके आगे क्लॉ है, क्लॉ में एक एरियोलम है जो कि क्या एडेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप पहुंचो, जो पहला पेयर है थोरैक्स का, पहला पहला सेगमेंट है थोरैक्स का, वहां से कोई विंग एराइज नहीं होता। तो फर्स्ट विंग कहाँ से एराइज होता है, सेकंड सेगमेंट ऑफ द मीजोथोरैक्स से एराइज होता है, जो कि टेगमाइना है, ठीक है, जो कि बेसिकली बड़ा सा होता है, पूरे के पूरे एब्डोमेन को कवर कर लेता है। और उसका कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है, ओपेक है, और थोड़ा थिक है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तीसरा आ जाएगा आपका हाइंड विंग, तो हाइंड विंग बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, थिन है, उड़ने में हेल्प करता है, फ्लाइट लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका थोरैक्स हो गया। तीसरा पार्ट एब्डोमेन है। एब्डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे एब्डोमेन मेन मेन जो है क्या कहते हैं, जो हीमोसील का जो मेन पार्ट बना रहा है, वो मेन कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन पे प्रेजेंट है आपका, ठीक है। वहीं पे आपको एब्डोमिनल रीजन में जो हीमोसील के अंदर बेसिकली जो ट्रू बॉडी कैविटी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेदर इट इज टेस्टिस और ओवरी, ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना कि जो टेस्टिस है आपका वो सेकंड से नहीं, फोर्थ से सिक्स है, और सेकंड से सिक्स तक आपकी ओवरी प्रेजेंट है। मैं अभी इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे। हो गया रिवीजन, तो उतना करवा दिया, और क्या चाहिए। हाँ, पहले में सर कल से एस दिया हुआ है, एक मिनट रुकना है। इधर ओवरलैप करता चीजें। एनसीईआरटी में मेंशन है, अक्षर से बहुत नहीं बोल सकते। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, बस डेटा होगा।
हमारी क्लास आज कितने बजे से कितने बजे तक? 11:45। 1 मिनट दो मुझे अपना क्लास चैप्टर स्टार्ट करना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पीछे आप अपना मत किया करो आवाज। तो अभी भी आपकी आवाज कंटिन्यूस चल रही है। छोड़ो, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी ऑनलाइन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिख रहा, वो मुझे दिख गया। चैप्टर है आपका, चैप्टर है, मैं पढ़ाता हूँ पहले मिनरल न्यूट्रिशन, तो तुमको भी वही पढ़ना पड़ेगा। छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा मोमेंटम बन जाता है। वैसे एनसीईआरटी ने जो फ्लो दिया है इट इज मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, वेल एंड गुड, बट मैं मिनरल न्यूट्रिशन से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको समझ में आएंगी। तो मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपका जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, न्यूट्रिशन डाइजेशन वाले चैप्टर में तब भी काम आए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे हैं किस चीज के, टू रिक्वायर एंड रिसीव, मतलब आपको जो भी चीजें जरूरत है बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए, और साथ में जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के, ठीक है, तो उनके लिए जितना भी आइटम आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसकी इसके रिक्वायर करने के तरीके में, ठीक है, वो और बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, उसको उसको आप सबको टोटल क्यूमुलेटिव क्या बोलते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेसेस जितनी भी बॉडी के अंदर हो रही, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस। ठीक है, टू रिक्वायर एंड रिसीव रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, कि जितनी भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हैं इसके लिए टू रिक्वायर्ड एंड रिसीव रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को रिसीव करने के लिए रिक्वायर जितना है, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फॉर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, physiological reaction occurring in the body of occurring the body of living organ, the body of living is known as, ठीक है,
sum total of all processes that are required to require and to receive. To require and to require. मतलब बॉडी के लिए जो जरूरत है एक चीज तो वो उसके लिए प्रोसेस है, और दूसरा रिसीव करने के लिए जो प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप रिसीव हो जाएगा, रिसीव करने में भी जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो भी, इसीलिए लिखा हुआ सम टोटल ऑफ ऑल। ठीक है, जो उस रॉ मटेरियल को रिक्वायर करने में और उसको रिसीव करने में जो है क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल जब आपके बॉडी को रिक्वायर हो जाएगा तो वो किसके लिए रिक्वायर होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फॉर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको आप क्या बोलते हो। ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं पता तो ये तो बताऊंगा यार। ठीक है, तो मैं पहले आपको एनिमल्स के बारे में बता देता हूँ, न्यूट्रिशन ऑफ, अच्छा न्यूट्रिशन मत लिखो। अब ये जो रॉ मटेरियल है, हाँ ये जो रॉ मटेरियल है, द रॉ मटेरियल इज नोन एज, क्या बोले, रॉ मटेरियल इज नोन एज। ठीक है, तो अगर हम एनिमल्स के लिए बात करें, एनिमल्स के इसकी न्यूट्रिएंट्स, एनिमल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बॉडी में एनिमल्स के लिए दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक। इसको हालांकि मुझे बताना चाहिए था कहाँ पे, डाइजेशन वाले चैप्टर पे, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको यहीं पे करवाऊँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अगर तुम बात करते हो इन केस ऑफ एनिमल, तो आपको पता ही है आप प्रोटीन लेते हो, ठीक है, आप फैट लेते हो या लिपिड लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो। ठीक है, ये, और आप ये भी बोल सकते हो कि आप इनडायरेक्टली क्या खा रहे हो, हालांकि इसको मुझे लिखना नहीं चाहिए, नहीं लिखा। ठीक है, पर न्यूक्लिक एसिड तो जा भी रहा है ना आपके बॉडी में, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सेल्स जो है जो भी फूड ले रहे हो वो जनरली समहाउ कहीं ना कहीं पे वो कहाँ पे स्टोर, सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर तो आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसका मतलब आपके पास तो न्यूक्लिक एसिड भी जा रहा है। पर छोड़ो, आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो कि आप प्रोटीन, फैट, लिपिड जो है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो एज ए ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आप क्या क्या लेते हो, साल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी लिख सकते हो बच्चे, जैसे वाइटामिन वगैरह, ये भी तो लेते ही हो ना। और यहाँ पे साल्ट, ये इसमें से लिखना मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, फॉर्म ऑफ साल्ट। बाकी बच्चे अब H2O को लिखो या ना लिखो, अंडर H2 है तो क्या है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ये सारी चीजें हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ये सारी। तो एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स, उनको जो भी रिक्वायर्ड फूड होगा वो बेसिकली कहाँ से ले लेंगे, या तो प्लांट से ले लेंगे या तो अपने अदर एनिमल से ले लेंगे। ठीक है, कार्निवोरस है अगर तो। ठीक है, तो वहां पे उनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की भी। सेकंड चीज, अब बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को बच्चे न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या है। अच्छा ये ध्यान में रखना, ये जो भी चीज आपको यहाँ पे लिखी है ये क्या है, सब रॉ मटेरियल। ये हमारे लिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल आप खा लेते हो। ठीक है, जब तक आप पका रहे हो तब तक कोई दिक्कत, जब आप खाने लगोगे तो आप उसको रिसीव करो। ठीक है, और जब वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा तो वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट फुल होगी। ठीक है, डाइजेस्ट होगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाने पे उसके दो फेट होंगे।
एक वो जो है क्या कहते हैं, हो सकता है स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्मेशन कर रहा हो, और दूसरा हो सकता है फिजिकल रिएक्शन में जो एनर्जी की नीड हो वो फुलफिल। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का तो वही पर्पज हुआ ना। ठीक है, अब जब आप प्लांट्स के केस में आओगे, प्लांट्स के केस, तो प्लांट्स के केस में जो न्यूट्रिएंट्स है, तो ठीक है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, इसका सोर्स ऑर्गेनिक हो, इसका सोर्स क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स। और इनऑर्गेनिक सोर्स ध्यान रखना, इसको जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक सोर्स की, क्यों, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, बनाएगा। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ काम डाइजेशन है, तो खाओ और पचा जाओ। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सोर्स में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लांट को क्या चाहिए, उसको CO2 चाहिए, जो कि कहाँ से आएगा बच्चे, एटमॉस्फेयर से आएगा ज्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अगर बाहर रह रहा है। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए थोड़ा बहुत कई बार कहाँ से आ जाता है, वाटर से, और कई बार और भी सोर्स है थोड़ा। दूसरा है आपका H2O, और तीसरा है आपका, ये दोनों के दोनों आपको समहाउ कहाँ से मिलेंगे बच्चे, ठीक है, CO2 H2O प्लस मिनरल्स को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में इसके अंदर ये एबिलिटी है, ये क्या बनाएगा, ऑर्गेनिक फूड या फूड in the form of glucose, which is transported in the form of fructose and stored in the form of, क्या बात है करो, ध्यान में रखना कि प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सोर्स है, इनऑर्गेनिक सोर्स है CO2 H2O एंड मिनरल्स। CO2 और H2O को यूज करके वो बना क्या करता है, ग्लूकोज पे कन्वर्ट करता है। इनऑर्गेनिक उसकी रिएक्शंस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है उनके लिए जरूरत होता है। ठीक है, मिनरल्स की जरूरत क्या है, यही जरूरत होता है हमारे बॉडी में, मिनरल्स की जरूरत क्या है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। न्यूट्रिशन का जो पर्पज है हमारे बॉडी में कौन फुलफिल करता है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब जो मेन वो है एनर्जी पर्पज वाला। तो इस चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि हमको बात करनी है किसके बारे में, की बात। इसमें जो CO2 और H2O की बात हमको करनी होगी वो करेंगे हम फोटोसिंथेसिस, हम सिर्फ मिनरल पे कंसंट्रेट करेंगे। और आपको पता है ये मिनरल्स पौधे को कहाँ से मिलते हैं, सॉइल। दैट मीन्स कि हम थोड़ी बहुत बात सॉइल के साथ साथ करते चलेंगे, कैसे सॉइल से वो अंदर पहुंचे। ये जो मिनरल है सॉइल्स में, ठीक है, ये आपके एक्टिवली अब्सॉर्ब होंगे, ध्यान में रखना। मैं बाहर ले लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द minerals absorb actively या by active process या passive process, right?
पहले भी बता चुका हूँ कि मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये सॉइल में प्रेजेंट है तो ये सॉइल में टू फॉर्म, ठीक है, एक कोलॉइडल फॉर्म और दूसरा क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो इस वाले को वो क्या करेगा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक मिनट तो देखा। रेटिंग डाल दो, मेथड टू स्टडी रिक्वायरमेंट। बच्चे ऑनलाइन वाले आपको दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस, इन्होंने 1816, ठीक है, ये बोला कि जो प्लांट को रिक्वायर्ड मिनरल्स है या रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मिनरल्स फॉर प्लांट आर प्रेजेंट सॉइल पे जूलियस वॉन्सैक ने 1860 में ये थे, ठीक है। सैक्स ने मिनरल न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में प्लांट में बहुत काम किया, ठीक है। काफी ज्यादा इनका प्लांट फिजियोलॉजी में इम्पोर्टेंस एज ए साइंटिस्ट। क्या बच्चे, दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली जूलियस वॉन्सैक ने, क्योंकि इनको ये पता ही था कि ये सॉइल इसकी जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे, सॉइल। तो इन्होंने एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट और बोला कि प्लांट कैन बी ग्रो, प्लांट कैन बी ग्रो, मतलब जो प्लांट्स आप देख रहे हो सॉइल पे ग्रो करते हुए, इनको आप सॉइल लेस कल्चर में बिना जो है सॉइल के क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। तो यहाँ पे प्लांट्स कैन बी ग्रोन विद फुल मेच्योरिटी, इन सॉइल लेस मिनरल सोल्यूशन, सॉइल लेस मिनरल सोल्यूशन जो है उसपे विद फुल मेच्योरिटी आप क्या कर सकते हो, इनको ग्रो कर, मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि मैं एक पॉट रखा है मेरे पास, ये लिक्विड है
इस लिक्विड में, मतलब वाटर है, वाटर क्या है बेसिकली, कौन सा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ क्या होगा उसमें, वाटर। अगर टैप वाटर ले लोगे तो टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, यहाँ वाले में तो भर भर के क्या प्रेजेंट, ठीक है। तो वो नहीं, डिस्टिल्ड वाटर लेना है और साथ में आपको क्या लेना है बच्चे, मिनरल्स लेना। इसमें आप एक प्लांट को विद फुल मैच्योरिटी क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो, ठीक है। एंड द प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन soilless कल्चर या soilless solution इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। क्या टेक्निक का नाम है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन soilless कल्चर या soilless मिनरल सोल्यूशन, solution is known as हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स बच्चे, अब इसको स्टार्टिंग में तो सिंपल सा ऐसा था, मतलब उसने क्या किया, स्टार्टिंग में बिल्कुल एक इस तरह सा पॉट था जिसमें मिनरल सोल्यूशन भरा गया हुआ था, इसमें एरेशन का अपना प्रॉपर व्यवस्था थी, मतलब ये सब प्लांट हो गया, ठीक है। इसमें प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिशन डालने के लिए अपना पाइप था, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है हुआ, मिनरल सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आप मिनरल सोल्यूशन डाल रहे हो, साथ में एजिटेट करने के लिए भी एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ताकि इसको क्या किया जा सके, हाँ, एरेशन भी दिया जा सके और साथ में इसको एजिटेट किया जा सके कि अगर कोई हार्मफुल चीज बन रही है तो वो एक जगह डिपॉजिट ना हो, ठीक है। और साथ साथ में एरेशन के थ्रू उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंटेंट क्या होता जाए, निकलता जाए, ठीक है। बाकी का पूरा पार्ट इसका क्या कर दिया गया, सील कर दिया, ठीक है। बाकी का पूरा पार्ट सील कर दिया। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन था जब जिलिस कॉन्सेप्ट ने इसको यूज किया, ठीक है, कि यहाँ पे मिनरल सोल्यूशन भर दिया है, डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जो कि प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उसमें मिनरल सोल्यूशन को लगातार, क्योंकि मिनरल सोल्यूशन तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो तो डाइल्यूट होता चला जाएगा, तो उसको जो है फुलफिल करने के लिए मिनरल सोल्यूशन भी उन्होंने डाल रखा है, प्रोसेस बनाई हुई है। और एक एरेशन के, एरेशन पाइप इसका क्या नाम है, एरेशन पाइप। यहाँ से एरेशन एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब कि उसको स्टैग्नेंट नहीं है, स्टैग्नेंट हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तो मतलब थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन था जिसको यूज करके जुलियस वॉन-सेक्स ने कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर की, ठीक है। उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। तो ध्यान में रखना कि ये जो प्लांट को सॉइललेस कल्चर में या मिनरल सोल्यूशन में ग्रो करने की जो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। एक और टेक्निक का नोट डाल के लिख लो यहाँ पे, वो इन्होंने डेवलप नहीं की है और ना ही वो सब प्लांट में, उसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का मतलब है कि प्लांट को आप कहाँ पे ग्रो करा रहे हैं, एयर। नोट डाल के लिखना, यहाँ का पार्ट नहीं है, बस मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एरोपोनिक्स लिख दो, प्लांट ग्रोथ growing plant, सर वो पाइप का सर नाम क्या लिखा, सर वो पाइप का सर, एरेशन, AERATION, एरेशन पाइप, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट इन एयर इज नोन एज, इस टेक्निक को बोलते हैं एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स।
चलो वापस से आ जाओ। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स के लिए बच्चे रिक्वायर्ड आइटम तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर फिर भी लिख दो आप रिक्वायर्ड आइटम, या अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यहीं पे मेंशन करो। ये क्या है, रिक्वायर्ड आइटम फॉर हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड आइटम फॉर हाइड्रोपोनिक्स के लिए क्या है, रिक्वायर्ड आइटम, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, और क्या बच्चे, ये सही। बाकी आप ये तो देख रहे हो, अगर आपको दिखाना है, डेमो देना है, तो आपको एक प्लांट चाहिए, आपको इस तरह की सारी चीजें। सिग्निफिकेंस देखो किसका, हाइड्रोपोनिक्स का सिग्निफिकेंस, यू कैन आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस किसका, ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। पहला सिग्निफिकेंस बच्चे ये है कि यू कैन आइडेंटिफाई द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स एंड देयर डेफिशिएंसी सिस्टम, लिखो, ठीक है, we can identify the essential elements, essential elements required for plants and their एसेंशियल एलिमेंट्स जो है, रिक्वायर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स। तो दूसरा, कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल वेजिटेबल्स, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कैन बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ commercial vegetables like, example दो फटाफट, vegetables like cucumber, हाँ टोमेटो, कुछ मैं इधर लिखूंगा, मेरे पास टोमेटो, बस इतने एनसीईआरटी में लिखा है, इतने लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस है, जो कि एक मोटा मोटा, वैसे तो अगर आप बड़ी किताब में जाओगे, डीप में जाओगे, तो और भी सिग्निफिकेंस आपको नजर आएगा, ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है, आप इनको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, तो ये स्वानसेक्स या और भी कई सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे स्टडी कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा, अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो साथ साथ आपको दिखेगा कि अब तक एलिमेंट, जो एनसीईआरटी का डेटा है प्रीवियस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो कि हम यूज कर रहे हैं पढ़ने में, 105 एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाइड सो फार। अब तक कितने आइडेंटिफाई हो गए हैं, अब तुम लोग मेरे से बेटर बता सकते हो, कितना हो गया, 114 हो गए, मतलब जो केमिस्ट्री वाले सर होंगे आपको बताए होंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है 105, तो मैंने 105 लिखा, आप चेंज कर सकते हो,
ये डेटा आप अपडेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर डेटा अपडेट करने जाओगे तो और भी कई सारी चीजें अपडेट होंगी, बट एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक है। तो कितने आइडेंटिफाइड हो गए हैं, जिसमें से अब तक, ठीक है, टिल नाउ 60 एलिमेंट्स, ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में कितने पाए गए आउट ऑफ 105। जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हो केमिस्ट्री में, उनमें से 60 एलिमेंट्स जो है प्लांट में पाए गए। अब ये जो 60 एलिमेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के लिए सारे के सारे एसेंशियल। हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके, इस वाली टेक्निक्स को यूज करके क्या किया गया कि ये पता लगाया गया कि आउट ऑफ 60 हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स, हाउ मेनी मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट। कितने मिनरल्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल। तो ये देखा गया कि आउट ऑफ 60 ओनली 17 एलिमेंट्स आर क्या है एसेंशियल है फॉर प्लांट। अब ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है और कुछ एलिमेंट्स क्या है कम अमाउंट में जरूरत, मतलब प्लांट को जरूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, जो ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है, एसेंशियल, ठीक है, ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर abundance, या ये बोलो abundance गलत टर्म हो जाएगा, देयर अमाउंट, या सीधे भी रिक्वायरमेंट लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर अमाउंट। आप इसको 2 कैटेगरी में बोलोगे, इस तरह से लिखो, जो बेसिकली जो एसेंशियल एलिमेंट ज्यादा चाहिए, कितने से 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। मतलब 1 किलो प्लांट का अगर बायोमास लो, तो उसमें अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा कोई पाया जाता है तो उसको आप बोलोगे मैक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ध्यान में रखना है कौन सा वेट है, ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, ड्राई वेट ऑफ द। तो आप बोलोगे कि ये वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और अगर ये हो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, तो आप इसको, मेरे पास स्पेस नहीं बचे, नीचे वाला इरेज करूंगा। तो बहुत ही फेंट दिख रहा है, कैसे दिखता होगा इन लोगों को, साफ नहीं है क्या कैमरा आगे? सर ये सेकंड वाला क्या लिखा है आपने? ये लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, जो उधर लिखा है उसमें बस आप लेस का साइन बना के लिख दो। तो इसको आप बोलोगे माइक्रो न्यूट्रेंट, ठीक है। अब एक और, तो मैक्रो न्यूट्रेंट है वो भी रटने पड़ेंगे, और जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो भी रटने पड़ेंगे। तो आप रटो, कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। कितने हो गए? 9। ये 9 जो है, ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड, ठीक है, मोर क्वांटिटी। अब दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट,
इसमें आपका आएगा कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरॉन, निकल, आयरन, फ्लोरीन। कितना हो गया? 4, 4, 8। 8 एलिमेंट्स जो है ये कम क्वांटिटी में जरूरत होंगे, तो 9 + 8 मिला के कितने हो गए? चलो, अगर तुमने बायोमॉलिक्यूल पढ़ रखा है, मुझे बताओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक रेफरेंस ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग देयर कंसंट्रेशन इन लिविंग ऑर्गेन। चलो भाई, आपने इतना कर लिया है, एक और चीज पढ़ते हैं। ये तो 17 एसेंशियल एलिमेंट है, तो बाकी के 60 जो एलिमेंट्स पाए गए प्लांट्स में, वो वहां पे क्या कर रहे हैं? तो कुछ एलिमेंट्स तो वहां पे उनको एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि देयर आर सम एलिमेंट्स which provide extra function या additional function known as beneficial elements। ठीक है, there are some elements which provide some additional function। There are some elements which provide additional function known as element। क्या बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये वाला पार्ट कर लिया कि नहीं आप सबने? ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर लिए? यस सर। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, ये पाया जाता है हेलोफाइट, फाउंड इन हेलोफाइट। क्या करता है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करता है, काम है हेल्पिंग ऑस्मोटिक। सिलिका, सिलिका ग्रासेस में पाया जाता है। ट्यूब ग्रास अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, उसको जब आप दबाते हो तो कच, ठीक है, तो कड़ा होता है, उसकी बाहर की कवरिंग टफ होती है। तो सॉफ्ट कवरिंग होगी तो हर भी हो उसको बहुत मजे सकता है। ठीक है, तो अगर टफ होगा तो उसके दांतों पे वो ठीक से कटेगा नहीं, तो उसको मजबूरी में खाएंगे। तो ये बेसिकली उसका डिफरेंस। ठीक है, तो सिलिका लिख दो, फाउंड इन ग्रासेस, एंड एक और टेरिडोफाइट है सिस्टम। क्या काम करता है? डिफेंस। डिफेंस करता है। और भी है, लाइक सेलेनियम है,
लाइक स्ट्रॉन्सियम है। तो बच्चे सर वो स्ट्रॉन्सियम गैसेस एंड इक्विसिटम है। क्या सर वो हुआ? गैसेस एंड सर वो गैसेस एंड इक्विसिटम। एक्विसिटम, हाँ। सिलीनियम है आपका, एस्ट्रागुलस में पाया जाता है। सिलिका और सिलीनियम में कंफ्यूज होता है। एस्ट्रागुलस प्लांट। स्ट्रॉन्सियम तो वहां पे पाया जाता है जहाँ जो प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, सॉरी रेडियो एक्टिव मिनरल्स प्रेजेंट हो। जबरदस्ती वाला ठीक है, कुछ और होता है। या ये बोलो कि उस एरिया पे वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो क्या कर रहा होगा, हो सकता है नुकसान ही पहुंचा रहा हो कुछ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्सियम में इतना बस लिख दो, इतना बस लिख दो, एनसीईआरटी में मेंशन है, फाउंड इन प्लांट that grows at, क्या लिखूं, हाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान में रखना। ये क्या लिखा है? स्ट्रॉन्सियम न्यूक्लियर के बाद क्या लिखा है सर? टेस्टिंग, टेस्टिंग, TESTING, टेस्टिंग साइट, साइट मतलब प्लेस। क्या है यार, ये तो ज्यादा हो गया टाइम। ना अब निकला है, ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट, 10 बजे से लेके चलेगी क्लास कितने बजे तक? 12:15 तक चलेगी। 11:45 तुमने गलत बताया था। किसने बताया था? क्लास कितने बजे तक चलेगी ये बताओ। 11:45, और मैंने क्या पढ़ा दिया? चलो हम जा रहे हैं, ज्यादा हो गया। वैसे भी आपके अभी मिस्ट्री वाले सर आए नहीं होंगे, क्या आ गए? नहीं आए ना? ऐसा है क्या? यू गॉट मैसेज? चलो देखेंगे फिर, अगर पढ़ना हो तो बता देना मुझसे। 12 बजे से लिखा हुआ है, बताया नहीं यार। चलो चलो, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हाँ चलो, एक और टॉपिक देखो, खुशी मत खो। मैं तुम्हारा खुशी दुख में चेंज कर दे रहा हूँ। अरे यार बोरिंग तो नहीं है ये, एटलीस्ट लग रहा है बोरिंग ये? अभी तक कुछ मैंने ऐसे बताया नहीं है जिसमें तुम बोर हो जाओ। बायो पूरी इंटरेस्टिंग है ना? प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ के सारी इंटरेस्टिंग है, क्या बात है, ऐसे नहीं कहते। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। कौन सा नॉट में? चलो मैं इसको स्टॉप करके इसकी हेडिंग बदल रहा हूँ। क्राइटेरिया फॉर ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब कि वो कौन से क्राइटेरिया है तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट बॉडी के लिए एसेंशियल है और कौन सा, क्योंकि अभी तक हमने एसेंशियलिटी के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं की है। ठीक है, तो क्या है कि अगर जो है क्या कहते हैं, कोई मिनरल्स उसकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई मिनरल्स प्लांट्स की लाइफ साइकिल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा हो, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, और उसको रिप्लेस ना किया जा सके, तो आप क्या बोलोगे कि दैट मिनरल इज इसेंशियल टू द प्लांट।
ठीक है। तो लिखाऊं या ना लिखाऊं? मैं तो थोड़ा सा प्लांट एनाटॉमी में जाने वाला था, इसीलिए तो मैंने बोला था इसकी हेडिंग रॉकेट छोड़ दो। बस इतना ध्यान में रख लो कि कुछ कुछ चीजें हैं लाइक उसका उसकी उसकी पूरी जो साइकिल है उसके लिए रिक्वायर्ड हो, जो मेटाबॉलिज्म है उस पर पार्टिसिपेट कर रही हो, और आप उस एलिमेंट को किसी और एलिमेंट से रिप्लेस ना कर रहे हो, मतलब कि स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि दिस इज द एसेंशियल एसेंशियल एलिमेंट। चलो यहीं पर रोक लो कहानी को, तो मैं तुमको ले जाऊंगा प्लांट एनाटॉमी में। तुमने हर्ट किया है मुझे, बदला लूंगा मैं। तो क्या मैं बता रहा था कि तुमको प्लांट एनाटॉमी में क्या नहीं अच्छा लगा? रूट और स्टेम में सब बच्चों को पता है। चलो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट एक्सप्लेन करो। 12 तो नहीं बज गए, बजने वाले भी हैं। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट, मैंने 3 ही 4 पॉइंट ही लिखाए हैं टोटल। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट तुम तो पहले से ही बोले हो ना, थोड़ा कंफ्यूजन। ढक्कन हो क्या सारे के सारे? सिंपल सी बात है, किसी भी रूट की बात करोगे तो सबसे पहले बोलोगे डाइकॉट में होता है, फिर इसके बाद बोलोगे कि 2 रीजन में होता है, स्टीलर एंड एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। फिर आप सीधे बोलोगे कि स्टीलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो एग्जॉर्ब कौन सी कंडीशन पाई जाती है, सॉरी, द जाइलम एंड फ्लोएम्स आर, ठीक है, मतलब ये भी दिमाग से स्किप हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल की जो अरेंजमेंट है, अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ यार, वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट, रेडियल, हाँ रेडियल, रेडियल प्रेजेंट है, ठीक है, स्टेम की तरह नहीं प्रेजेंट है। तो वहां पे जो जो वेस्कुलर रिंग बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, वो कैसे बनती है? बेबी बनती, बनती कैसे है? पहले वो कौन कौन से टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं? कंजक्टिव टिश्यू प्लस पेरीसाइकल, तो दोनों कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं एक वेवी रिंग, जो बाद में क्या हो जाती है, सर्कुलराइज हो जाती है। सर्कुलराइज हो जाएगी, उसके बाद अंदर की तरफ क्या काटेगी? जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम काटेगी। इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी है, यही है बस। जाइलम की तरफ ज्यादा जो है जाइलम ज्यादा काटेगी, फ्लोएम कम काटेगी, ठीक है। तो अंदर का पार्ट धीरे धीरे करके फिलअप होता जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलराइज हुई है, ऐसे ऐसे वे भी है। तो जो वो जो है धक्का मारेगी, तो क्रसिंग किसकी होगी? पहले फ्लोएम की क्रसिंग होगी, प्राइमरी फ्लोएम की। इसके बाद आप जाओगे किस में? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो बेसिकली कैम्बियम कॉर कैम्बियम बन रहा है, वो पेरीसाइकिल से बनता है, लिखा होगा, ठीक है। पेरीसाइकिल से बनता है, वो भी यही काम करता है, क्या अंदर की तरफ क्या बनाएगा? कॉर्क सेल्स बनाएगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, हाँ कॉर्क सेल में गलत हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोजन, ठीक है। और बाहर की तरफ आपका क्या बनाएगा? फिल्म या कॉर्क सेल, ठीक है। इतना ही बताया था मैंने, इतना ही पूछ रहा था मैं। क्या करते हो तुम लोग? कहाँ से आते हो? नेक्स्ट, मोनोकॉट जो रूट है, उसमें जो वेस्कुलर बंडल की कंडीशन है वो बताओ, कौन बताएगा? तुरंत हैंड रेज करो अगर याद है तो। कितने लोगों को याद है? नकल नकल करके नंबर ले आते हो? हाँ बताओ, बात बताओ। सिमिलर से मुझे क्या मतलब है? मैंने तुम्हें डाइकॉट रूट का बताया क्या? तो जब मैंने तुम्हें डाइकॉट रूट का नहीं बताया, इसका मतलब तुमको बताना पड़ेगा। और फिर एक्चुअली सही पूछो तो ये चीज तो मैं पूछ ही नहीं रहा था, जो तुम मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम ये बताओगे कि वेस्कुलर बंडल की कंडीशन रेडियल कंडीशन है, चलो ठीक है, स्कैटर्ड तुमने सही बताया।
और क्या बताओ, चलो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट? पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट? एंडोडर्मिस कैसी बनी है? बिलियर्ड बनी है। कैस्पेरियन स्टेप प्रेजेंट है, ट्यूबराइज्ड है। चलो अच्छा बैठ जाओ। इसमें क्या है इतना, इतना तो बहुत आसान है। चलो बताओ मुझे कि जो डाइकॉट नहीं सॉरी मोनोकॉट जो स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम का जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, अब बताओ। ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट और ग्राउंड टिश्यू वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में आएगा। तीन टाइप के टिश्यू पड़े हुए, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। Vascular is separate, epidermal is separate, and ground tissue is separate. In case of monocot stem, the ground tissue is not much differentiated. ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है वहाँ पे। और ये तो मैंने बड़ा क्लियर कट दिखाया ये भी। अच्छा चलो फिफ्थ की कंडीशन बताओ सब, सब में बताओ। मोनोकॉट में, स्टेम में, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेप में, डाइकॉट रूट में, सब में बताओ। मर जाते हैं। अच्छा वाटर कैविटी कहाँ पे पाई जाती है? स्थिति निराशाजनक, कुछ बच्चों को छोड़ के आ रहा है कुछ, फायदा नहीं है बच्चे। अब सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ, पढ़ते समय ना वो अपने अंदर भयंकर एनर्जी लेके पढ़ा करो। ईगल होके पढ़ोगे ना तो फिर तुमसे कोर्स कवर नहीं होगा। चांस ही नहीं है, स्पेशली जिस समय रिवीजन कर रहे हो ना, तो भयानक एनर्जी लेके अंदर पढ़ो बॉडी पूरी तरह से। तभी होगा कि तुम ना तेजी से पढ़ पाओगे, नहीं तो ईगल हो जाओगे। एक पेज पढ़ पता लगा बैठे थे सुबह रिवीजन करने के लिए, 4 घंटे बाद आप 1 मिनट रिवीजन नहीं हुई, आप सोच रहे थे पूरी किताब रिवीजन कर। 1 मिनट का एक चैप्टर रिवीजन नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी रिवीजन करो और बार बार रिवीजन करो, किसी भी चैप्टर मतलब किसी भी सब्जेक्ट। रिवीजन का मतलब है कि क्विक, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तब जितना टाइम देना हो दो, पर जब जो है क्या कहते हैं रिवीजन करते हो दैट मींस कि क्विक होना चाहिए। और जितनी बार रिवीजन करोगे टाइम उतना ही कम होता जाना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है दैट मींस कि कोई फायदा नहीं। ये गेम ही पूरा तुम्हारा नीट का जो है ना पे है, कितना आप क्विक काम कर रहे हैं, कितना क्विक जो है डिसीजन ले रहे हैं। क्वेश्चन करते समय आपने बहुत सारा रिवीजन किया हुआ है, तो आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे तुरंत टिक करो। और अगर आपने रिवीजन कम किया हुआ है तो क्या करोगे, सोचोगे ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। टाइम इसी में तो जाता है, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है वहाँ पे, मतलब फिजिक्स वाला हटा लो। बाकी तो ज़्यादा 60% 65% पार्ट तुम्हारा ऐसा आता है जिसमें बस देख के टिक कर देना, देख के टिक कर देना। बाकी का पार्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत वो देख लो क्या करना। और सोचने वाले में भी अगर आपने रिवीजन ढंग से किया है तो जल्दी सोच पाओ, और अगर रिवीजन नहीं किया है तो फिर से। तो आज के लिए बस इतना ही।